हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप की शुरुआत, स्तूप के भाग, स्तूप के प्रकार और स्तूप से कौन कौन से PYQs बने हैं 2022 से लेकर के 25 तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कि स्तूप शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है। अरे स्तूप तो बौद्धिज्म से जुड़ा है, ये वेद कहाँ से आ गए, चले जानते हैं। स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद के भीतर किया गया। अगर पूछें किस वेद में तो हम कहेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्तूप का अर्थ होता है ऊंचाई, शिखर, बालों का गुच्छा या शिखा यानी कि चोटी। कई इतिहासकार इसमें हिरण्य स्तूप एक शब्द दिया गया है, जिसे देख करके कहते हैं कि शायद अग्नि की जो लपटें उठती हैं इनको स्तूप कहा जाता होगा। लेकिन अगर हम बौद्धिज्म में बात करें तो स्तूप का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और उस समय वहां मल्लों का शासन चल रहा था। अब गौतम बुद्ध की अस्थियों के लिए लड़ाई हुई तो 8 लोकल रूलर ने उनकी अस्थियों को आपस में बांट लिया और 8 स्थानों पर बनाए गए स्तूप। शुरुआती दौर में 8 स्तूप थे। फिर जानकारी मिलती है दिव्यवदान के अनुसार अशोक ने भारत के भीतर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने इन 84,000 स्तूपों को नष्ट भी कर दिया था। अब जो स्तूप हैं ये तो हम समझ गए कि बौद्ध धर्म के अनुसार जहां अस्थियों को यानी कि मृत्यु के चिन्ह के तौर पर यूज करते हैं स्तूप को, यानी कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए। कुशीनगर यूपी में, वैशाली विहार, कपिलवस्तु नेपाल, रामग्राम नेपाल, अलकप्पा विहार, पावा या पावापुरी बिहार, राजगृह बिहार और बैठद्वीप जो वैशाली का भाग हुआ करता था। शुरुआती समय में इन 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए। इसके बाद आगे अलग अलग स्थानों पर स्तूप देखने को मिले। हम बात करते हैं कि जो स्तूप है इसके भाग कौन कौन से होते हैं, फिर इनके प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे और हर स्तूप के कोई ना कोई खास बातें उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पीछे मैंने एक 3D फोटो लगाया है ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। इसके लिए एक और इमेज है, हम इससे भी समझ सकते हैं। तो आप दोनों में से जो भी पसंद करें उस वीडियो पर पॉज करें और उसे समझते जाना। तो ये थोड़ा ब्लैक पर है, ये मुझे ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है, आपको भी स्पष्ट दिखता होगा। इसी पे ही चर्चा कर लेते हैं। स्तूप हम ये तो समझ गए कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों के ऊपर एक इमारत बनी। इसका मतलब अस्थियों को किसी न किसी बॉक्स, किसी टोकरी, किसी चीज में रखा गया होगा। जिसमें रखा गया उसे कहा गया धातु मंजुषा। धातु मंजुषा भी स्तूप का एक भाग होता है। इस धातु मंजुषा के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया। तो जो ये आप ऐसा आधे अंडे जैसी संरचना देख रहे हो, इसे अंड कहा जाता है। अंड के नीचे ही धातु मंजुषा को दबाया जाता है। तो धातु मंजुषा में अस्थियां रखी गई। क्या हर बार अस्थियों के ऊपर ही स्तूप बनेगा? नहीं, हो सकता है कि गौतम बुद्ध की अस्थियां ना होकर के गौतम बुद्ध की किसी वस्तु को स्तूप के नीचे दबाया गया हो। यह हम जानेंगे आगे स्तूप के प्रकारों में कि कौन कौन से स्तूप क्या क्या दर्शाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्तूप में हमें जो ये अंड जैसा क्षेत्र दिख रहा है इसे अंड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अंड कहते हैं। और इसी के नीचे हमें धातु मंजुषा देखने को मिलता है। यानी कि धातु मंजुषा और अंड ये भाग हो गए। चले प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं। स्तूप का जब निर्माण होगा तो उसके लिए 4 प्रवेश द्वार भी बनाए जाते हैं 4 दिशा में, जिसे तोरण कहा जाता है। ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं इसे तोरण कहते हैं। तोरण के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ परिक्रमा मार्ग देखने को मिल रहा होगा। इसे मेधी या पथा कहा जाता है। कई जगह इसे प्रदक्षिणा भी लिखा गया है। पथा और प्रदक्षिणा जो है वह दोनों में मिलता जुलता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें, क्यों समानता है और दो अलग क्या चीजें हैं जानते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये नॉर्मल आम इंसान भक्तगण के लिए होता है, इसे मेधी कहा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ सीढ़ी देख पाए और हम इससे ऊपर चले जाएं तो एक परिक्रमा मार्ग आपको अंड के चारों ओर भी देखने को मिलेगा। इसे स्पेशली अलग से प्रदक्षिणा कहा जाता है। हालांकि प्रदक्षिणा पथ का प्रयोग मेधी के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन प्रदक्षिणा पथ और केवल प्रदक्षिणा अलग है। तो यहाँ कौन परिक्रमा करता है?
तो ऊपर वाली रेलिंग में परिक्रमा करने के लिए केवल परमिशन होती है जो बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको, यानी जो मॉन्क लोग होते हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वह यहाँ परिक्रमा करते हैं, जबकि हम आम लोग जो हैं वह यहाँ परिक्रमा करते हैं। ये जो आप रेलिंग देख रहे हो, इन रेलिंग्स को कहा जाता है वेदिका। दो स्तूप बड़े फेमस है अपनी रेलिंग के लिए, और हाल ही 2023 या 24 में प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से स्तूप हैं जो अपनी रेलिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एक है भरतहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, और एक है अमरावती स्तूप जो अमरावती में है। इन दोनों की रेलिंग इतनी खूबसूरत है और उनके ऊपर जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, इसलिए ये स्तूप अपनी रेलिंग के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती अपने स्तंभों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे जाकर के हम आपको स्तूपा दिखाएंगे जिनके चारों तरफ आपको जनरली स्तंभ देखने को नहीं मिलते, लेकिन अमरावती एक ऐसा स्तूप है जिसके चारों ओर स्तंभ बनाए गए, जिसे आर्यक या आयक स्तंभ कहा जाता है। आयक स्तंभ से संबंधित भी प्रश्न आया है। यह प्रश्न तो यूपीएससी में भी आया है कि कौन सा स्तूप है जिसमें आयक स्तंभ पाए गए हैं। अभी आगे जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। चले, तो हमने देखा दरवाजा यानी कि तोरण, हमने देखा वेदिका। वेदिका के अंदर गए तो हमें दिखाई दिया मेधी। ऊपर अगर हम चढ़ के जाते हैं तो हमें प्रदक्षिणा दिखाई देता है। ये जो अंडाकार आकार देख रहे हो इसे अंड कहते हैं। इसके नीचे जहां पर अस्थि या वस्तु दबाई गई है जिस बॉक्स में रख करके, उसे कहा जाता है धातु मंजुषा। जरा ऊपर की ओर आते हैं, यहाँ आपको ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स को हर्मिका कहा जाता है। इस बॉक्स के ऊपर एक छतरी लगाई जाती है। ज्यादातर 3 छतरियां देखने को मिलती हैं जो बुद्ध धम्म संघ को दर्शाते हैं। तो इसके ऊपर आप देखोगे ऐसे आपको 3 छतरियां दिखेंगी जिसे छत्र कहते हैं। ये छत्र और हर्मिका जहां जुड़ता है उसे यष्टि कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। चले अगले इमेज पर भी हम एक बार नजर डाल देते हैं। ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं 4, इन्हें कहा जाता है तोरण। और जो ये आपको स्तंभ खड़े दिख रहे हैं, इन स्तंभों को कहा जाता है आर्यक स्तंभ या आयक स्तंभ। दरवाजे से जैसे ही आप भीतर जाओगे तो एक तो ये आपको रेलिंग दिख रही है, इन रेलिंग को वेदिका कहा जाता है। जब हम भीतर जाते हैं और परिक्रमा मार्ग देखते हैं इसे मेधी कहा जाता है। जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं और इस वाले परिक्रमा मार्ग पर आते हैं इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। हालांकि मेधी के लिए भी प्रदक्षिणा पाथ का या प्रदक्षिणा पथ का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप आधा अंडाकार आकार देख रहे हैं इसे अंड कहते हैं। इसके ऊपर आपको स्पष्ट रूप से हर्मिका दिखाई दे रहा होगा। हर्मिका के भीतर आपको छत्र दिखाई दे रहे हैं जिन पे 3 छत्रियां लगी होती हैं, जिन्हें बौद्ध धम्म संघ कहा जाता है और रीढ़ भी कहा जाता है। ये जो छत्र आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये छत्र और जो हर्मिका जहां मिलता है उसे यष्टि कहते हैं, उसे कहते हैं रीढ़। इसे स्तूपा का बैकबोन भी कहा जाता है। स्तूप से जुड़े हुए कुछ शब्द देख लिए। आपको एक और इमेज दिखाई देगी जिसमें आपको हर एक चीज लिखी भी दिखेगी कि रेलिंग को वेदिका कहते हैं। ये शब्द है हिंदी इंग्लिश में सेम रहेंगे। इंग्लिश में अगर वेदिका लिखा है तो हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे? वेदिका। अगर यहाँ मेधी लिखा है तो हिंदी में से क्या कहेंगे? मेधी। अगर यहाँ तोरण लिखा है तो हिंदी में भी क्या कहेंगे? तोरण, क्योंकि ये नाम है। नाम जैसे राम हिंदी इंग्लिश एक जैसा होता है वैसे ही। तो वेदिका दरवाजे को तोरण, रास्ते में जहां परिक्रमा दी जाती है, भक्तगण जहां परिक्रमा देते हैं उसे मेधी। अंदर जाएंगे तो हमें अंड देखने को मिलेगा। हमें जहां पर ये छतरी मिल रही है, देखो 3 छतरी लगी हुई है, इन्हें छत्र या छतरी कहते हैं। ये जो बॉक्स दिख रहा है बच्चा, इसे हर्मिका कहा जाता है। और ये दोनों जहां मिलते हैं इसे कहा जाता है यष्टि। और जहां अस्थियां दबी हुई हैं उसे कहते हैं धातु मंजुषा। धातु मंजुषा। तो ये तो हमने कुछ भाग देख लिए स्तूप से जुड़े हुए। इन भाग के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए लिख भी दिया है कि तोरण प्रवेश द्वार होता है जातक कथाओं से अलंकृत, यानी कि जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। वेदिका की बात करें तो स्तूप के चारों ओर बनी रेलिंग जो पवित्र क्षेत्र को अलग करती हैं तोरण से, यानी कि जो अंड धातु मंजुषा को अलग कर रही हैं। अंड स्तूप का गोलाकार गुंबद होता है। धातु मंजुषा की बात करें तो धातु मतलब अवशेष, मंजुषा मतलब पात्र जिसमें वो अवशेष रखे गए हैं। और सामान्यतः धातु मंजुषा अंड के गर्भ में होते हैं, नीचे होता है। छत्र यष्टि के ऊपर बनी छतरियां होती हैं। सामान्यतः 3 छत्र होते हैं जो बौद्ध धम्म संघ को दर्शाते हैं। हर्मिका अंड के ऊपर बना चौकोर घेरा जो स्वर्ग या देवलोक का प्रतीक माना जाता है।
अच्छा, यष्टि 2 बार यहाँ रिपीट हो गया, हमें ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, यष्टि अलग ही है। हर्मिका के ऊपर खड़ा स्तंभ ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतीक है, या यष्टि को कहा जाता है बैकबोन ऑफ स्तूपा, यानी कि स्तूप की रीढ़ की हड्डी। ये तो चलो हमने स्तूप के भाग देख लिए। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि स्तूप के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रमुख रूप से स्तूप के 3 प्रकार होते हैं। एक धातु स्तूप, जैसे कि अजातशत्रु ने धातु चैत्य बनवाया था राजगृह में। तो धातु चैत्य का मतलब या धातु स्तूप का मतलब है ऐसा स्तूप जिसके नीचे गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई हो, यानी बुद्ध के अवशेष रखे गए हों। एक होता है परिभोग स्तूप या वस्तु स्तूप कहते हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध की वस्तुएं, जैसे मान लो कि उनका कोई वस्त्र है या उनकी कोई पहनने वाली चीज है या उनका भिक्षा पात्र है, ऐसा कुछ भी। हालांकि भिक्षा पात्र तो कनिष्क ले गया था, जो भी अफगानिस्तान के म्यूजियम में है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं कि उनके जो भी बर्तन हैं या वो जो भी चीज प्रयोग करते थे उनको जहां पर दबाया गया हो, ऐसे स्तूप को कहा जाता है परिभोग स्तूप। उद्देशिक स्तूप की बात करें या प्रतीकात्मक स्तूप की बात करें, यानी कि इनके नीचे कोई अवशेष तो नहीं दबे हैं, लेकिन प्रतीक के तौर पर कि हाँ हम गौतम बुद्ध को याद करते हुए यहाँ पर स्तूप का निर्माण कर रहे हैं। तो प्रतीकात्मक स्मारक जो होती हैं उन्हें प्रतीकात्मक स्तूप या उद्देशिक स्तूप कहा जाता है। यहाँ मैंने आसान भाषाओं में इसलिए लिख दिया ताकि आप तुरंत से समझ सकें। तो धातु स्तूप जहां बुद्ध के अवशेष, परिभोग जहां बुद्ध की प्रयोग की गई वस्तुएं, उद्देशिक स्तूप यानी कि गौतम बुद्ध को याद करते हुए स्तूप बनाया गया। अब जैसे हम धातु स्तूप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुशीनगर स्तूप जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वैशाली स्तूप, रामग्राम स्तूप या कपिलवस्तु स्तूप, ये सारे ऐसे स्तूप हैं जिनमें हमें गौतम बुद्ध की अस्थियां देखने को मिलती हैं। परिभोग स्तूप की बात करें तो बोधगया, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ। श्रावस्ती में जो जेतवन विहार है ये राजा जेतराज ने दिया था, जैसे कि वेलुवन एक विहार बनवा करके बिंबिसार ने दिया था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अभी उसको नहीं समझाते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना है कि जेतवन और वेलुवन 2 वर्षा काल के विहार हुआ करते थे, क्योंकि विहार जो है वे लकड़ी से बनते थे, तो वर्षा के समय पानी आने लग जाता था भीतर, इसलिए राजा महाराजा एक पक्के विहार का निर्माण करवाते थे और उपहार स्वरूप उनको देते थे कि भैया वर्षा काल में यहाँ रुको। तो जेतवन जो है ये वर्षा काल में विहार प्रयोग में किया जाता था। उद्देशिक स्तूप की बात करें, यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं सांची का स्तूप, तो प्रतीक उसके अंदर कुछ नहीं दबा है, लेकिन दर्शा रहे हैं कि ये एक स्तूप है और बौद्ध धर्म की मृत्यु, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो बौद्ध धर्म में स्तूप बनाया जाता है। तो जैसे सांची स्तूप है, भरत स्तूप है, अमरावती स्तूप है, धम्मेक स्तूप है। यहाँ एक चीज और याद कर लेना कि जो धम्मेक स्तूप और सांची स्तूप है ये सबसे प्राचीन स्तूप कहलाते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो धम्मेक स्तूप या सांची अशोक के द्वारा बनवाए गए थे और सबसे प्राचीन स्तूप है भारत के। भारत के सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो केसरिया स्तूप है जो चंपारण बिहार में स्थित है। आए जरा आपको हम 2 फोटो दिखाते हैं। ये वाला जो फोटो देख रहे हो ये भरतहत स्तूप का है, भरतहत स्तूप का। इस स्तूप में आप देख पा रहे हो, हालांकि स्तूप एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है क्योंकि खंडर हो चुका था। इसकी रेलिंग का पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया, इसलिए कहते हैं भरतहत अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। इन रेलिंग के ऊपर जातक कथाओं का चित्रण है। जातक कथा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इसमें गौतम बुद्ध के 550 से ज्यादा पुनर्जन्म की जानकारी मिलती है। अब यहाँ देखें, ये जो आप रेलिंग देख रहे हो, इन रेलिंग के अंदर चित्र बने हुए हैं जो इनके जन्म, मृत्यु सारी चीजें दर्शाते हैं। साथ ही साथ आप ये वाला जो पिलर देखोगे ना, इन पर 2 बड़े बड़े मूर्तियां बनी हैं। यहाँ देख नहीं रहे होंगे, हम इस वाले फोटो में दिखाते हैं। इसे यक्षिणी कहा जाता है, इसे यक्ष कहा जाता है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर आप शनिदेव या हनुमान जी की मूर्ति देखोगे एंट्री गेट पे, जहां माता रानी का मंदिर हो। जैसे बगलामुखी में आप जाओगे तो बगलामुखी माता में आप देखोगे कि एंट्री गेट पर ही शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है बॉडीगार्ड के तौर पर। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में महिला देवी और जो देवता हैं उनको यक्ष यक्षिणी कहा जाता है। यह हम आपको क्यों बता रहे हैं, अभी रिसेंट पूछा गया है कि भरतहत स्तूप पर ऊंची कद की मूर्तियां किसकी हैं। अब बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे सोचते हैं मूर्तियां हैं तो गौतम बुद्ध की होंगी, नहीं, यक्ष यक्षिणी की है। आए
वापस आते हैं इसी फोटो पे। इसी के बगल में आप स्तूप देख रहे हो, ये अमरावती स्तूप का स्ट्रक्चर है और इसमें आप देख रहे होगे, जरा जूम करोगे तो देख पाओगे, यहाँ बहुत सारे आपको स्तंभ देखने को मिल रहे हैं। इन्हें कहा जाता है आर्यक स्तंभ या आयक स्तंभ। और ये स्तंभ के जो संरचना है वह केवल अमरावती में देखने को मिलती है। अमरावती का निर्माण कहते हैं अशोक के समय हुआ, लेकिन इसका पुनर्निर्माण बाद में, जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि सतवाहन वंश के शासक थे जिनका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलियामी। और इस पर इतिहासकार ज्यादा एकमत है कि वशिष्ठ पुत्र पुलियामी ने अमरावती जो स्तूप है इसका निर्माण करवाया। आगे जाकर के इसमें बड़ा मतभेद आ गया, तो पत्थरों की रेलिंग बनी हुई है, इसमें स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं, ये सतवाहन वंश से संबंधित है। तो ज्यादातर इतिहासकार सतवाहन के ओर जाते हैं, तो हमें भी उधर की ओर ही जाना है कि यह वशिष्ठ पुत्र पुलियामी से संबंधित है। और अमरावती जब स्तूप का निर्माण हुआ तो आप देख रहे हो इसमें थोड़ी चीजें चेंज हो गई, जैसे इसमें सीढ़ी नहीं दिख रही है, केवल मेहंदी दिख रहा है, अंडे के ऊपर थोड़ा चीजें चेंज हो गई हैं, हरमे का छत्र में चेंजेस आ गए हैं। तो ये एक अलग प्रकार की कला है और उसमें बहुत बारीक काम किया गया, छोटी छोटी सी आकृति देखने को मिलेंगी। तो ये एक अलग प्रकार की कला हुई, इसलिए इस कला का नाम ही रख दिया अमरावती कला। तो अगर प्रश्न बने कि अमरावती कला किससे जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे स्तूप से जुड़ी हुई है। चलिए, यहां तक बात आप समझे होंगे। अब हम आपको कुछ प्रश्न की ओर ले जाते हैं। इन प्रश्न में मैंने ईयर इसलिए मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि कई बोर्ड्स होते हैं, एग्जाम बोर्ड्स, वो कहते हैं कि बच्चों को पीवाईक्यूज ना कराइए। ऐसे नोटिफिकेशन काफी जारी हो चुके हैं, जैसे एसएससी की तरफ से भी हो चुके हैं। यही एक कारण है कि मैंने इसमें से किस एग्जाम में पूछा गया उसको हटा ही दिया है। लेकिन ये हम फिर भी आपको बता दें कि जितने भी पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं, यानी जितना पीवाईक्यू देखोगे वो 2022 से लेकर के 2024 के बीच के हैं, ठीक है। चले, और सारे पीवाईक्यू हैं, आप चाहें तो सेम टू सेम क्वेश्चन को उठा करके गूगल पे डालेंगे तो आपको किसी ना किसी वेबसाइट से मिल भी जाएगा कि किस ईयर में और किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कराने का उद्देश्य केवल इतना है ताकि आप ये समझ पाए कि हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ा, क्योंकि अगर टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन ही ना आते हो उससे तो हम पढ़ के करेंगे क्या। इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे गए। आओ फटाफट से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो हमने बताया केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है जो चंपारण बिहार में है। भरतों स्तूप पर स्थित ऊंची कद की मूर्तियां का चित्रण किसका है? और ये 2024 का प्रश्न है, तो हम कहेंगे यक्ष और यक्षिणी का। स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे को क्या कहते हैं? तो घेरे को क्या कहते हैं? अभी बताया था, वेदिका कहा जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान युग्म बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर और अमरावती, पटना और राजगीर, पारसनाथ और अजंता, सारनाथ और कुशीनगर। तो अभी बताया था भरतपुर और अमरावती अपने रेलिंग की आकृति के लिए, उनके चित्रण के लिए बड़े फेमस हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभों वाले प्लेटफॉर्म की विशेषता पाई जाती है? यूपीएससी का प्रश्न है। तो भाई आर्यक स्तंभ की हमने अभी चर्चा करी थी, तो हमने बताया था आर्यक या आयक स्तंभ हमें अमरावती स्तूप में देखने को मिलता है। अमरावती स्तूप का निर्माण फ्लिंडर ब्लैंक्स के काल में हुआ था। तो हमने कहा कि सतवाहन के समय शासक हुए वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलें और अंतिम प्रश्न देखते हैं। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सुत्त पिटक में या विनय पिटक में? अब ज्यादातर स्तूप शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बौद्धिज्म आता है और इसलिए हम गड़बड़ी कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और बहुत जल्दी ऐसे ही किसी और टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।